Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Imran. I belong to Government Islamia College, Lahore. We were discussing about variety of life, chapter number 5, FSC Biology. तो लास्ट टाइम हमने जो ज़िक्र किया वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था कि किसी भी ऑर्गेनिज़म को किस तरह से साइंटिफिक नेम दिया जाएगा और उस साइंटिफिक नेम की क्या वैल्यू होगी, कैसे उस नाम जो है उसको पढ़ा जाएगा और फिर किन किन साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमारे तक पहुंचाने में, कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आई इस सिस्टम को डिवाइस करने के दौरान। तो ये हमने लास्ट टाइम सारी बातें की थी। आज हम जो है वो अपना नया टॉपिक इसी चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बी कॉन्सनट्रेट एंड फोकस। चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे उसका नाम है वायरसेस। तकरीबन 100 साल पहले लुईस पास्चर ने बल्कि अब तो हम जो है वो 100 से ज़्यादा की बात करते हैं, 1822 टू 1895 में रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर ने वर्ड जो वायरस है उसके बारे में जनरली स्टेटमेंट ये दी कि इसका ताल्लुक़ जो है वो डेथ के साथ है और ये जहर है, पॉइज़न है। और इसके बारे में लेकिन आज की जो डेफिनेशन है वो एंटायरली डिफरेंट है। इससे आज की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये जो है वो डेडली नहीं है, लेकिन आज जो वायरसेस हैं उनके बारे में ये बात फ़र्ज़ की जाती है या हम ये बात देखते हैं कि जो वायरसेस हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट्स, 2 बुनियादी पार्टिकल, 2 बुनियादी जुज़, 2 बुनियादी हिस्से एक वायरस के होते हैं। एक तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड DNA या RNA जिसे हम कहते हैं, और दूसरे जो है वो उस DNA RNA के गिर्द जो है वो एक प्रोटीन कोट होता है। तो ये वायरसेस जो हैं वो ख़ुद रेप्लिकेट कर सकते हैं अगर इनको कोई लिविंग जो बॉडी है वो अवेलेबल हो जाए। अब जो वायरसेस हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ बीमारियों का बायस बनते हैं, जैसा कि जो है वो वायरसेस जो हैं वो इन्फ्लुएंज़ा, हेपाटाइटिस, स्मॉल पॉक्स और एड्स की वजह बनते हैं। और हम इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक में जो फोकस करेंगे वो हमारा फोकस ये होगा कि वायरसेस जो हैं वो किस तरह से अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करते हैं, किस तरह से वायरसेस जो हैं वो एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसफ़र होते हैं, और किस तरह से जो वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को फीड करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं। तो उन वायरसेस को जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं हम उन वायरसेस को बैक्टीरियोफेजिस कहते हैं। तो वायरसेस जो है वो उनकी वजह से होने वाले कुछ जो डिजीज़ हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि द स्टडी ऑफ वायरसेस इज़ नोन एज वायरोलॉजी। वायरसेस की स्टडी जो है वो वायरोलॉजी कहलाती है। अब बात करते हैं कि जो वायरस है ये लफ्ज़ हमें कहाँ से मिला। तो एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है वेनोम, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला मादा। तो ये हम यूँ कह सकते हैं कि जो वायरसेस हैं दीज आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़। ये ऐसी चीज़ है जो सेल तो नहीं है लेकिन इन्फेक्शन की वजह बनती है। दीज मे कंटेन DNA और RNA, या तो इनका वरासती मादा DNA हो सकता है या वरासती मादा RNA हो सकता है, और वो हमेशा एक प्रोटीन कोट के अंदर बंद होगा। वायरसेस जो हैं उनका DNA RNA एक प्रोटीन कोट के अंदर बंद होगा और ये हमेशा
रेप्लिकेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे उस वक़्त जब कोई लिविंग बॉडी इनको अवेलेबल हो। अगर लिविंग बॉडी इनको अवेलेबल ना हो तो वायरसेस जो हैं वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, अपनी तादाद को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो इनको एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसफ़र होने के लिए, एक बॉडी में मल्टीप्लाई होने के लिए जो होस्ट है, जिस जानदार के ऊपर ये रहते हैं, उसकी मशीनरी जो है ये उसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ वायरसेस जो हैं उसको हम बहुत सारी वायरसेस की जो डिजीज़ हैं उनको बहुत सेंचुरी से जानते हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ये डिजीज़ तो हैं, लेकिन इनकी जो प्रिवेंशन है, इनकी जो रोकथाम है वो 1796 के अंदर सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने एक 8 साल के जो बच्चा है उसमें डेवलप की। अब ये थोड़ी सी स्टोरी है, ज़रा आपने ध्यान रखना है। तो वो कहता है कि एक 8 साल का बच्चा, उस 8 साल के बच्चे को एडवर्ड जेनर ने गाय की बीमारी है एक कॉप पॉक्स, उससे निकलने वाला रेशा पस, वो उस बच्चे को इंजेक्ट कर दिया या उसको खिला दिया या उसे दे दिया, किसी भी वजह से वो जो था पस थी, वो दूध निकालने वाला जिसको हम मिल्क मेड या गवाला कहते हैं उसके पास था। तो उसने वो उस 8 साल के बच्चे को, उसका नाम तो यहाँ इस किताब के अंदर मेंशन नहीं है लेकिन उसका भी नाम है, तो खैर हम इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहते। हम ये बात याद रखेंगे कि वायरसेस के ख़िलाफ़ सबसे पहली डिज़ीज़ 1796 में एडवर्ड जेनर जो है उसने डेवलप की, और उसने 8 साल के बच्चे को कॉप पॉक्स की बीमारी जो है गाय की, उसमें से निकलने वाले रेशे, उसमें से निकलने वाला जो पस है वो उस बच्चे को दिया, और फिर 6 हफ्तों के बाद उसने वो पस स्मॉल पॉक्स की दोबारा से उस बच्चे में इंजेक्ट की। जब उस बच्चे में दोबारा से इंजेक्ट की तो उसने ये देखा कि ये बच्चा जो है वो, उसको डिज़ीज़ स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। स्मॉल पॉक्स नहीं हुई तो उसने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि जो पहले उसने उस बच्चे को कॉप पॉक्स की जो है वो पस दी थी, उसने इस बच्चे की बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर कर दिया। चूँकि ये जो डिज़ीज़ है ये कॉपॉक्स है और ये गाय से इसकी वैक्सीन जो है वो सबसे पहले उससे जो है वो हमने ड्राइव की, तो उससे ये मंसूब कर दी गई। तो इसलिए हम इसको, इसकी जो मेडिसिन है जो हम वायरसेस के अगेंस्ट लेते हैं, पहले इस्तेमाल करते हैं, उनको हम वैक्सीन कहते हैं। तो इस तरह जो एडवर्ड जेनर है उसने 23 बंदे जो हैं उनमें वैक्सीन की, और इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। यहाँ ये बात ध्यान में रहे कि जो वायरसेस होते हैं ये, जब हम कोई भी पोलियो या दूसरे जो हैं वो उसकी वैक्सीन करते हैं तो वो हमारी बॉडी के क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इंक्रीज़ कर देती है। तो जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंक्रीज़ होती है तो हमारी बॉडी में नेक्स्ट आने वाला जो वायरस या कोई भी नंबर ऑफ़ वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट ये ख़ुद ही हमारी बॉडी फ़ाइट करती है और उसको बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करने देती। तो इन 1884 पास्चर्स एसोसिएट्स जो पास्चर हैं और उसके दोस्त हैं, उसके लैब फेलोज़ हैं, जिनमें चार्ल्स चैम्बरलैंड है, उसने जो बात फाइंड की कि वायरसेस जो हैं वो जिन फ़िल्टर पेपर से बैक्टीरिया नहीं गुज़र सकते उनसे क्रॉस कर जाते हैं। तो इस बात से हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो वायरसेस हैं दीज आर स्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, और जो वायरसेस या जो पार्टिकल्स उस पोर्सिलिन फ़िल्टर पेपर से क्रॉस कर जाते हैं, पोर्सिलिन फ़िल्टर पेपर जो है दैट इज़ अ फ़िल्टर पेपर दैट कंटेन वेरी स्मॉल पोर, जिसमें सुराख इतने छोटे होते हैं कि उसमें से आमतौर पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं गुजर सकता। तो वायरसेस जो हैं वो उनसे भी क्रॉस कर जाते हैं। तो वो मैटर जो उसमें से क्रॉस कर जाता है वो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ का बायस बनता है। जैसा कि डिजीज़ जो हैं वो इंसानों के अंदर रेबीज़, फॉक्सिस, रेबीज़ की जो
डिज़ीज़ है वो आमतौर पे होती है इंसानों को जब कोई पागल कुत्ता फॉक्सेस, लोमड़ियाँ, कैट्स, बैट्स या दूसरे एनिमल जो हैं वो उसको काट देते हैं। तो ये वाले जो वायरसेस हैं, ये वाले जो जरासीम हैं, ये क्रॉस कर जाते हैं उस स्मॉल पोर को, उस छोटे से सुराख को भी जहाँ से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो फिल्ट्रेबल एजेंट है जो बैक्टीरिया के साइज से छोटा है, हम उसको वायरस कहते हैं। 1892 के अंदर एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है आइवानोस्की। उसने टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ करने वाला जो वायरस है उसका फिल्ट्रेट हासिल किया। अब टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ क्या है? तंबाकू के जो पत्ते हैं, जो तंबाकू सिगरेट के अंदर इस्तेमाल होता है, उसके प्लांट के जो पत्ते हैं वो कलर में जो है वो ब्राउन हो जाते हैं, धब्बे नुमा हो जाते हैं। उस बीमारी को हम टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ कहते हैं। तो उस टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ करने वाला जो वायरस है वो टोबैको मोज़ेक वायरस कहलाएगा। 1892 में आइवानोस्की ने उसको डिस्कवर किया और ये बात कंफर्म की कि ये फिल्ट्रेबल है। और उसने ये जो फिल्ट्रेट है वो हासिल किया और ये बात देखी कि इस फ़िल्टर पेपर से बैक्टीरिया जो है वो क्रॉस नहीं कर पाते। और फिर उसने यही जो फिल्ट्रेट है जो फ़िल्टर पेपर से क्रॉस कर जाता है, इसको हेल्दी टोबैको प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किया और वो जो टोबैको प्लांट्स हैं उनके ऊपर फिर से टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ जो है वो हो गई। इसका मतलब है ये वाले जो एजेंट्स हैं वो डिज़ीज़ करने के काबिल हैं। लेकिन बाद में 1898 और 1981 के अंदर माउथ डिज़ीज़ और येलो फीवर डिज़ीज़ जो है वो भी पता चला कि इसी वजह से होती है। तो फिल्ट्रेबल एजेंट जो सबसे पहले प्योर फॉर्म में हासिल हुए 1935 में हुए थे, वो एक साइंटिस्ट जिनका नाम है स्टेनले। उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस, मैंने पहले भी जिक्र किया कि तंबाकू के जो पौधे हैं उनका जब कलर इस वायरस की वजह से ब्राउन हो जाता है, डार्क ब्राउन जो है वो स्पॉट्स बन जाते हैं, उसको टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ कहते हैं। तो उसने इस टोबैको मोज़ेक जो वायरस है इसको फ़िल्टर किया और प्योर फॉर्म में अपने पास जो है वो हासिल कर दिया। और बाद में ये बात कंफर्म कर ली गई कि जो वायरस है वो इन्फेक्शियस एजेंट है, वो नॉन सेलुलर है, लिविंग के ऊपर अपनी जो मशीनरी है उसके पास मशीनरी नहीं होती, वो लिविंग की मशीनरी उसका मेटाबॉलिज्म इस्तेमाल करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अब ये मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि जो कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को भी फीड कर जाते हैं, उसको खा जाते हैं। तो उन वायरसेस को जो बैक्टीरिया पे फीड करते हैं हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज है ये दो साइंटिस्ट ने अलग-अलग से जो है वो डिस्कवर किया। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियोफेजिस कहलाते हैं। ये तो बात कंफर्म हो गई। 1915 में ट्वॉट और 1917 में डी हैरेले, इन दोनों ने ये बात ऑब्ज़र्व की, ये देखा कि बैक्टीरियल कॉलोनी, जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक कॉलोनी की शक्ल में ग्रो करते हैं, एक ग्रुप की शक्ल में ग्रो करते हैं। एक राउंड कॉलोनी मुख्तलिफ बैक्टीरिया की होगी, मुख्तलिफ की कलर में जो है वो शेप में चेंज होगी। तो बैक्टीरियल कॉलोनी जो है उन्होंने देखा कि अचानक से एक जगह मौजूद थी लेकिन वो वहाँ से ख़त्म हो गई। और फिर बाद में ये देखने से पता चला कि जो वायरसेस हैं वो इन बैक्टीरिया को खा रहे हैं, इन पे अटैक कर रहे हैं। तो वो वायरसेस जो डी हैरेले और ट्वॉट ने 1915 एंड 1917 में डिस्कवर किए, उन वायरसेस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और चूँकि ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं इसलिए इनको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो बैक्टीरिया मीन बैक्टीरिया एंड फेज मीन ईटर, जो बैक्टीरिया को खाते हैं। अब हम बात करते हैं जो वायरसेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। आप कैसे एक वायरस को पहचानेंगे कि ये वाला जो जानदार है, ये वाली जो चीज़ है ये वायरस है। वायरसेस आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट, बीमारी काज करने की वजह बनते हैं। विच कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। इनका जो बॉडी का जो साइज़ है वो 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरसेस एंड 20 नैनोमीटर ऑफ पैरवो वायरसेस,
मतलब सबसे जो बड़ा वायरस है वो 250 नैनोमीटर और सबसे जो छोटा वायरस है वो 20 नैनोमीटर का होगा। ये आमतौर पे 100 से 1000 गुना छोटे होते हैं एक बैक्टीरिया से। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा वायरस है वो सबसे छोटे बैक्टीरिया के साइज़ के बराबर है। तो वायरसेस जो हैं वो एनिमल, प्लांट या किसी दूसरे जानदार के ऊपर रह के ही सरवाइव कर सकते हैं। तो इसलिए हम इन जानदारों को, इन एंटिटीज़ को, इन इन्फेक्शियस एजेंट्स को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेट किसी भी ऐसे पैरासाइट को कहते हैं जो अपने होस्ट के बगैर सरवाइव ना कर सके। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर पैरासाइट को कहते हैं, मतलब ऐसा पैरासाइट जो सर्वाइवल के लिए किसी सेल के अंदर ही रहेगा तो ज़िंदा रहेगा, अगर नहीं होगा तो सर्वाइव नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि वायरसेस जो हैं उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, वो अपने होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी जो है वो इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिजीज़ हैं वो काज करते हैं। लेकिन आज के जो वायरसेस हैं वो बहुत सारी हमारी मेडिसिन से इम्यून हो चुके हैं। हम मेडिसिन लेते हैं लेकिन उन पे अटैक नहीं होता, वो फिर भी सर्वाइव करते हैं। वो मेडिसिन कौन सी हैं? उनमें एंटीबायोटिक्स जो हैं वो पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो जो जिनके ख़िलाफ़ जो वायरसेस हैं वो रेजिस्ट कर जाते हैं। अगर हम ये लें भी तो वायरसेस जो हैं उनके ऊपर ये अटैक नहीं करती। तो वायरसेस जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ आपने ये बात ज़रा ध्यान से देखनी है। ये डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम में आपने बात को फोकस करना है कि इस डायग्राम के अगर आप देखें तो एक लेफ़्ट हैंड साइड पे कैप्सिड लिखा हुआ है। कैप्सिड जो है ये अगर आप देखें तो ये वाला जो है वो कैप्सिड है। ये कैप्सिड उसने लिखा है। अब जो उसने कैप्सिड लिखा है, इस कैप्सिड के अंदर दो चीज़ें हैं। एक अगर आप देखें न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए है, और दूसरा जो है वो ये कैप्सिड जो है ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। कैप्सिड कहते हैं प्रोटीन को जो डीएनए को कवर करती है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है उसके गिर्द अगर आप देखें तो ये कैप्सिड मौजूद है। अब ये कैप्सिड जो है ये छोटे छोटे मज़ीद यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती है। तो इसके छोटे यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए को कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर न्यूक्लिक एसिड और उसके गिर्द मौजूद कैप्सिड को, प्रोटीन को न्यूक्लियोकैप्सिड का नाम दिया जाता है। न्यूक्लियोकैप्सिड न्यूक्लियस और उसके गिर्द मौजूद जो प्रोटीन है उसको मिला के हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। तो वायरसेस जो हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड होता है, मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लिक एसिड जो है दैट मे बी कंपोज्ड ऑफ डीएनए और आरएनए, और इस न्यूक्लिक एसिड को चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो हम जीनोम कहते हैं। और मैंने कहा कि इस डीएनए के गिर्द एक प्रोटीन कोड होता है जो अभी मैंने आपको दिखाया है। उस प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड कहते हैं। वो कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है जिन यूनिट्स को कैप्सोमियर कहा जाता है। अब किसी भी वायरस को पहचानने के लिए हम उसके कैप्सिड में मौजूद नंबर ऑफ़ यूनिट जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं उनका सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो 162 कैप्सोमियर्स होंगे कैप्सिड के अंदर वो हर्प्स वायरस होंगे, और जिनके अंदर 252 कैप्सोमियर्स होंगे, यूनिट्स होंगे प्रोटीन के अंदर कैप्सिड में, वो एडिनो वायरसेस होंगे। तो डीएनए आरएनए प्लस कैप्सिड दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोकैप्सिड। अब ये बात भी ध्यान में रखनी है कि बाद ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें इस प्रोटीन कोट और इस डीएनए के गिर्द एक और कवरिंग भी होती है जिसको हम एनवेलप कहते हैं। अगर तो उस वायरस के गिर्द वो कवर मौजूद हो तो वो एनवेलप्ड वायरस होगा। अगर इस प्रोटीन कोट के अलावा वो कवर मौजूद ना हो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन एनवेलप्ड वायरस। ये बात याद रखनी है कि एनवेलप जो है वो इस प्रोटीन कोट के अलावा एक कवरिंग है जो वायरस की बॉडी के बाहर है। अगर वो मौजूद है तो एनवेलप्ड, अगर मौजूद नहीं है तो नॉन एनवेलप्ड। अब जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो कहता है वो दो बुनियादी स्ट्रक्चर्स में मौजूद होती हैं, या वो क्यूबाइडल होती हैं क्यूब शेप, या वो हेलिकल होते हैं। अब
In general appearance, cubical phage are regular, solid और आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल, ये आप शेप देख रहे हैं, इसके 8 कोने हैं। ये जो ऊपर आप हेड देख रहे हैं ये 8 कोनों वाला है, दैट इज़ कॉल्ड एज आइकोसाहेड्रल। इसको आइकोसाहेड्रल का नाम दिया जाता है। या भी हेलिकल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है। तो इसके नीचे टेल, अगर आप देखें इस डायग्राम को, तो इसके नीचे आप देख रहे हैं, तो इसके नीचे जो है वो टेल मौजूद होती है। तो एक वायरस, ये बैक्टीरियोफेज है जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है। इस बैक्टीरियोफेज में जो बुनियादी चीज़ें मैंने जिक्र की, न्यूक्लिक एसिड तमाम वायरसेस के अंदर मौजूद होगा, कैप्सिड, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर्स और बेसल प्लेट या बेस प्लेट जो है वो इसके अंदर मौजूद होगी। अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिनके अंदर डीएनए तो मौजूद नहीं होता, वायरसेस तो नहीं होती, लेकिन वो सिंगल प्रोटीन्स होती हैं और वो प्रोटीन्स होने के बावजूद भी इन्फेक्शियस होती हैं, वो नुकसान का बायस बनती हैं। 1983 में एक प्रोटीन जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल डिस्कवर हुई जिसको प्रायोन्स कहते हैं, और ये प्रोटीन जो हैं ये भी इन्फेक्शियस हैं, ये भी बीमारियों का बायस बनते हैं। आमतौर पे इनकी जो नेचर है वो कंट्रोवर्शियल है, हम समझ नहीं पाते। होता यूँ है कि या तो डीएनए अकेला या प्रोटीन अकेली डिज़ीज़ का बायस नहीं बनती, लेकिन हमें ये पता चला 1983 के अंदर कि एक मखसूस किस्म की जो प्रोटीन की टाइप्स हैं वो भी डिजीज़ का बायस बनती हैं। उनमें डीएनए जो है वो उनका अपना होता है, तो उस को हम नाम देते हैं प्रायोन्स, या डीएनए मौजूद नहीं होता। उसकी मैंने कहा कि जो नेचर है वो कंट्रोवर्शियल है, वो समझ नहीं आती। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली, दे कंटेन इंफॉर्मेशन कोड्स फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन। उनके पास खुद से रेप्लिकेशन करने का सामान मौजूद होता है। वो तमाम जानदार जो खुद से रेप्लिकेट करने की सलाहियत रखता हो, इसका मतलब है उसमें कोई कोड्स मौजूद होते हैं। तो जो प्रायोन्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैड को इन्फेक्शन। जो गाय होती है उसके पागलपन, बावलेपन का बायस बनती है, और इंसान के जो दिमाग है उसमें ना समझ आने वाली जो डिजीज़ हैं उनका बायस भी बनती है। तो वायरसेस जो हैं इनके बारे में हमने आज थोड़ा सा जिक्र किया कि जो वायरसेस हैं इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, वायरस का लफ्ज़ जो है वो कहाँ से निकला है, वायरस जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले जो वैक्सीन है वो कहाँ से आई, और फिर हमने जिक्र किया कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो कहाँ से आए, कैसे डिस्कवर हुए, और फिर हमने जिक्र किया कि जो वायरसेस हैं उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और लास्ट में हमने इस बात का जिक्र किया कि जो हमारे पास वायरसेस हैं उन वायरसेस की बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। उनमें मैंने कहा कि बेसिकली जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लिक एसिड है, उस न्यूक्लिक एसिड के बाहर एक प्रोटीन कोड है दैट इज़ कॉल्ड एज कैप्सिड, और दैट कैप्सिड इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड एज कैप्सोमियर। डीएनए और उस कैप्सिड को न्यूक्लियो कैप्सिड का नाम दिया जाता है। फिर जो वायरसेस हैं उनकी शेप मैंने कहा डिफरेंट है, वो क्यूबाइडल हो सकती है, आइकोसाहेड्रल हो सकती है, वो रॉड शेप हो सकती है, वो हेलिकल हो सकती है। और लास्ट में मैंने ये बात जिक्र की आपसे कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो डिजीज़ का बायस बनती हैं। तो जो प्रोटीन डिजीज़ का बायस बनती हैं उनको हम प्रायोन्स कहते हैं। उनमें ख़ुद से रेप्लिकेट करने के लिए जो सलाहियत है उनके अंदर मौजूद होती है। 1983 में ये हमें पता चला। तो प्रोटीन्स डीएनए के बगैर भी इन्फेक्शियस एजेंट जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आज थोड़ा सा वायरसेस जो हैं उनके बारे में ज़िक्र किया है। अब इसको आपने कोशिश करनी है गौर से समझने की, पढ़ने की, देखने की। लेकिन अगर फिर भी इसके बावजूद कोई आपको बात समझ नहीं आए, कोई आप प्रॉब्लम फेस करें, तो यू आर वेलकम, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासर हो, फ़ी अमानिल्लाह।